सो हाय एवरीवन। माई सेल्फ इज आशीष और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर की इन्वायरमेंट टॉपिक को, जो कि अगस्त मंथ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है ई मोबिलिटी है। दूसरा है इंडियन रिजोल्यूशन ऑन वाइड यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का वाइड यूज के लिए रिजोल्यूशन है। इंडिया का क्या रिजोल्यूशन है उस पर है। क्लाउड ब्रस्ट के रिगार्ड में टॉपिक है। फिर है इंडियन वाटर मैनेजमेंट से है। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एंड यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड हो गया। उसके अतिरिक्त हो गया आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 टू 2034 एंड सुंदरवन टाइगर रिजर्व, मातृवन इनिशिएटिव एंड इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड वोल्केनिक इरप्शन इन न्यूज एंड ड्रैग पैसेज। तो इतना टॉपिक है, चलिए डिस्कस करते हैं। 61 पेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, तो ये रहा आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक। पहला टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हट गया क्या? नो, इट्स ओके। तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी से है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मोबिलिटी को लेकर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो होता है जिसमें बैटरी लगी होती है। जो हाइब्रिड व्हीकल होता है बैटरी से चार्ज होता है और चलाया जाता है। इसको क्यों चलाया जाता है? जिससे पेट्रोल का खपत कम हो, पॉल्यूशन कम हो। ओके। तो नीति आयोग क्या कर रहा है? एक रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? अनलॉकिंग, अनलॉक करो 2000 बिलियन डॉलर, $200 बिलियन का अपॉर्चुनिटी को। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इन इंडिया अलोंग विथ द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स। तो वो ये भी जारी कर रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, इसको पहले समझते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल ऑफ बेंचमार्क, tool of benchmark state progress in e-mobility was launched by Niti Aayog in partnership with World Resource Institute of India। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के पार्टनरशिप में नीति आयोग ने एक पहली बार इस तरह का रिपोर्ट जारी किया है, जो कि ई मोबिलिटी में प्रोग्रेस को दर्शाता है। ठीक है, और इट ट्रैक 16 परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन 3 थीमेटिक कैटेगरी। 16 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को 3 थीमेटिक कैटेगरी में ये डिवाइड करके ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है कि ट्रैक्स ईवी अडेप्टेशन ऑन डिमांड ऑन साइट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ट्रैक करना है अडेप्टेशन को डिमांड ऑन साइट की, डिमांड साइड कितने साइट में डिमांड किया गया है। देन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, असेस चार्जिंग नेटवर्क डेवलपमेंट की चार्जिंग नेटवर्क कहाँ कहाँ डेवलप्ड हो पाया है, कितना डेवलप्ड हो पाया है। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिसर्च एंड इनोवेशन, इवोल्यूशन सप्लाई साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफर्ट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या रिसर्च और इनोवेशन हो रहा है उसको एसेस करना है। तो देखिए क्या कह रहा है रिपोर्ट में। द इंडेक्स ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी, अचीवर हो गया, फ्रंट रनर हो गया, परफॉर्मर हो गया एंड दैट है एस्पिरेंट्स हो गया। फॉर ए ईयर 2024 दिल्ली लेड द रैंकिंग विद द स्कोर 77, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, चंडीगढ़ एंड कर्नाटका। तो दिल्ली सबसे ज्यादा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो समस्या क्या होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कि आपको चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट है, 100 किलोमीटर का माइलेज देता है मोस्टली। और अगर चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ना हो तो आप फिर लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और चार्जिंग स्टेशन के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। इस लैंड का विवाद हो जा रहा है, जमीन विवाद हो जा रहा है, या फिर इंसेंटिव नहीं मिल पा रही है प्रॉपर से। तो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मोबिलिटी उतना ज़्यादा है नहीं। तो चार्जिंग स्टेशन अभी तक बहुत ही कम जगहों पर बनाया गया है और बहुत ही कम प्रचलन में है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या हो जाती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर। तो आगे की बात करी जाए तो अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल टाइप्स क्या होता है। बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल,
बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है, इंटायरली बैटरी पावर्ड होता है, उसमें बैटरी लगा होता है और उसी से फिर चार्जिंग लेता है और उसी के थ्रू वो ऑपरेट करता है। देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल पावर, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है, इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिकल मोटर भी होता है। और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है, यूटिलाइज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोपल्सन, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किस चीज को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोपल्सन के लिए। एंड लास्ट वन है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यूज बोथ एज इंजन एंड ए रिचार्जेबल बैटरी, दोनों का यूज किया जाता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है। सो स्टेटस ऑफ ई मोबिलिटी इन इंडिया अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया क्या कहता है कि 2.8 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल इन 2024, 2024 में कितना 2.8 मिलियन व्हीकल सेल हो चुकी है, अप टू 50,000 इन 2016, 2016 में 250,000 था, जो 2024 में 2.8 मिलियन पहुंच चुका है। 7.6 इलेक्ट्रिकल व्हीकल पेनिट्रेशन इन 2024 आर बिलो द 30% टारगेट इन फॉर 2030। तो 7% लगभग है, 7.5% का टारगेट मिला हुआ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ये हुआ है, अचीव हुआ है, जो कि 30% टारगेट था, तो बहुत ही कम है। नेक्स्ट वन है, देखिए कि बेनिफिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओवर इंटरनल कंबसन इंजन आईसी व्हीकल। तो बेनिफिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंटरनल कंबसन इंजन के तुलना में, ओके, जो नॉर्मल व्हीकल में रहता है इंटरनल कंबसन इंजन, उसके तुलना में क्या बेनिफिट होता है। तो जीरो टेल पाइप इमिशन क्या होता है कि -3x लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इवन कंसीडर इलेक्ट्रिकल जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखिए चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का तो जनरेशन करना होगा, तो उसको कंसीडर अगर किया जाए कि कितने बिजली का जनरेशन कर रहे हैं उसको कंसीडर करने के बाद भी 3 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नॉर्मल व्हीकल के तुलना में। नॉर्मल व्हीकल जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उससे 3 गुना कम इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी 60% कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू व्हील पावर वर्सेस 20% इन पेट्रोल व्हीकल। तो पेट्रोल व्हीकल में क्या होता है कि सिर्फ 20% एनर्जी को पेट्रोल व्हीकल कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक अपना एनर्जी को चलने में कन्वर्ट करता है, इफिशियंसी होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 60% इफिशियंसी एनर्जी का हो रहा है। ओके, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है, सबसे डिपेंडेंसी कम हो रही है ऑयल इंपोर्ट में, ठीक है। टारगेट 30% ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय 2030 से 1.1 लाख करोड़ एनुअली। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा इनकम को ये लोग सेव किया जा रहा है, 1.1 लाख करोड़ एनुअली। थोड़ा सा इधर हो गया, सिक्योरिटी में पहुंच गया कैसे जी, 1 सेकेंड। या वी आर देयर, कहाँ पर था, या 7.8 हो गई, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, इंपोर्ट हो गया। ओके, लोअर कॉस्ट रनिंग, लोअर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, चलने का कॉस्ट, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। अब देखिए नॉर्मल व्हीकल में क्या होता है, कंबशन इंजन होता है, कंबशन चैम्बर होता है, ओके, कैटालिटिक चैम्बर होता है। कैटालिटिक चैम्बर आप लगाओगे तो वहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो भी हार्मफुल गैस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो वहाँ यहाँ कैटालिटिक चेम्बर नहीं है नॉर्मल व्हीकल के तुलना में, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, कम है, लोअर कॉस्ट है मेंटेनेंस और रनिंग का। उसके अलावा ये देखिए कि यूजर कन्वीनियंस क्या होता है कि चार्जिंग एट होम, होम में चार्ज कर सकते हो आप, बटन दबाया चार्ज हो गया। पोटेंशियल फॉर बैटरी स्वैपिंग एंड नॉइज रिडक्शन तो होता नहीं है। तो चैलेंजेस पे आ जाते हैं अब तो, बेनिफिट तो आप देख लिए, चैलेंज क्या होती है, चैलेंजेस होती है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस इन बसेस, ई बसेस एंड ई ट्रक, क्या होता है फाइनेंशियल चैलेंजिंग, क्या होता है, हाई कैपिटल कॉस्ट। एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बसेस ट्रक कॉस्ट 2 into 3 टाइम आईसी व्हीकल मेकिंग शिफ्ट डिफिकल्ट टू द स्मॉल प्लेयर। अब 2 से 3 गुना ज्यादा ज्यादा मतलब
बस और ट्रक का प्राइसेस हो रही है नॉर्मल बस और ट्रक से, तो फिर क्या होता है कि कोई भी आम आदमी तो खरीदना चाहेगा नहीं। उसके अलावा ईएमआई बर्डन ज़्यादा हो जा रहा है। डाउट अमाउंट फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन ओवर रीपेमेंट एबिलिटी ऑफ स्मॉल ऑपरेटर। छोटा आदमी तो खरीदेगा नहीं, उसको क्या लगी पड़ी है भाई इन्वायरमेंट से, वो तो अपना फायदा देखेगा, तो वो खरीदता नहीं है। ओके। व्हीकल सेंट्रिक चैलेंज है। व्हीकल सेंट्रिक चैलेंज क्या होता है? हैवी एंड कॉस्टली बैटरी रिड्यूस ट्रक लोड कैपेसिटी। अब इतना ज्यादा हैवी बैटरी है, इतना ज्यादा कॉस्टली बैटरी है, हैवी एंड कॉस्टली बैटरी है, और उसके अलावा भी ये ट्रक का लोड कैपेसिटी को ले नहीं रहा है प्रॉपर में। और 15 ईयर स्क्रैपेज रूल लोअर रीसेल वैल्यू। अब 15 साल में इसको भी कह रखा है गवर्नमेंट ने कि आप स्क्रैपेज कर दो, तो 15 साल में इसको भी स्क्रैपेज करना है, तो लोग तो इसी तरह से लेने से डरेंगे। उसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि देखिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वीक है। क्या होती है इसमें? पब्लिक चार्जिंग ऑलमोस्ट 4 टाइम एक्सपेंसिव एज होम चार्जिंग। ओके। पब्लिक चार्जिंग क्या है? 4 गुना एक्सपेंसिव है होम चार्जिंग के तुलना में। 18% जीएसटी भी देना है, ऑपरेटर मार्जिन भी देना है। So problem in getting upstream power supply connection from डिस्कॉम। अब डिस्कॉम में एक होता है रूल एंड रेगुलेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पर जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है पावर सप्लाई को लेकर, वहां पे डिफरेंस इन द फी स्ट्रक्चर को लेकर, और गेटिंग कनेक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। लैंड कंस्ट्रेंट, जमीन मिलता नहीं है यार शहर में, कौन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले? इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी जब लोगों को लग नहीं रहा है। रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रिसली फेफेयर प्रिसीव ए सेफ्टी रिस्क विथ चार्जिंग सेक्शन स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन में भी बहुत सा सेफ्टी रिस्क, अभी हाल फिलहाल में बहुत सा ऐसा केस आया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लग गई, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो सेफ्टी को लेकर भी इसमें कंसर्न होता है। लेक ऑफ कोलोब्रेशन बिटवीन डिस्कॉम डिस्कॉम जो नियम बना रहा है इलेक्ट्रिक ट्रांसफर को लेकर, और यूएलबी होता है, एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और स्टेट नोडल एजेंसी, सब में कोलोबरेट हो ही नहीं, कुछ मतलब कम्बिनेशन रहेगा तब तो करेगा। सब अपना अपना रूल रेगुलेशन पर चल रहा है, और जिसके कारण से चार्जिंग स्टेशन ढंग से बन नहीं पा रहा है। अब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड ऐप लोकेटिंग बुकिंग एंड पेइंग। तो ऐप तो है नहीं, कोई भी ओला वगैरह थोड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहता है, तो वो भी एक दिक्कत है। अवेयरनेस एंड परसेप्शन चैलेंज क्या हो सकता है? अवेयरनेस परसेप्शन कंफ्यूजन ड्यू टू डिफरिंग इंसेंटिव इन द स्टेट, सच एज एग्जम्पशन फॉर परमिट ऑफ लोअर टैक्स रेट। ओके। तो कंफ्यूजन है ड्यू टू डिफरिंग इंसेंटिव स्टेट, कुछ स्टेट में ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया है, कुछ स्टेट में कम इंसेंटिव दिया गई है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। वीक फ्रेगमेंटेड अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, बहुत सा भ्रांति फैला हुआ है भाई लोगों को कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे रास्ते में जल जाएगा तो क्या करेंगे। एंड मिसकंसेप्शन की बात करी जाए तो फायर सेफ्टी, बैटरी डिगार्डेशन, रेंज एंजाइटी, रीसेल एंजाइटी, ये सब सब है। सो इन एडुकेट डाटा एंड रेगुलेटरी गैप, इन एडुकेट डाटा एंड रेगुलेटरी गैप में अगर कहा जाए तो वाहन डाटाबेस डज नॉट एक्यूरेटली कैप्चर डाटा फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मेकिंग पॉलिसी डिजाइन, सब्सिडी टारगेटिंग एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग डिफिकल्ट। तो वाहन जो होता है एक डाटाबेस होता है जो व्हीकल्स को कैटेगराइज करके उसका डाटा को रखता है कि कितना डाटा, कौन सा व्हीकल कितना चल रहा है, कितना ऑपरेट हो रहा है, या पॉलिसी के लिए क्या क्या है, उसके लिए पॉलिसी के लिए कितना परफेक्ट है वगैरह, ये सब कोरिलेटेड होता है, एक डाटाबेस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को उतना वैल्यू दिया नहीं गया है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल उतना पे है नहीं, उनको पता ही नहीं, मतलब डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिवाइड ही नहीं किया गया कि कौन कौन सा व्हीकल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, तो इसमें डाटा की कमी है। एब्सेंस ऑफ यूनिक बैटरी आईडी आईडी यूनिक बैटरी आईडी, जैसे आपके व्हीकल में कार में रहता है बैटरी आईडी दिया रहता है, आप कार का पॉलिसी करोगे तो आप देखोगे कि कार के किनारे बैटरी आईडी दिया रहता है, तो इसमें यूनिक बैटरी आईडी है नहीं, तो वीकनेस हो गया क्या? ट्रैकिंग को लेकर, रिसेल को लेकर, रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को लेकर। inverted GST for manufacturer as input GST at 18% and output GST at 5%, which block the working capital and input tax get build up। मतलब आप बैटरी बना रहे हो, कार बना रहे हो, या फिर ई रिक्शा बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो आपको जो सामान परचेस कर रहे हो वहाँ 18% जीएसटी लग रही है, लेकिन जब आउटपुट जब सेल कर रहे हो तो 5% जीएसटी पे सेल कर रहे हो, तो ये दिक्कत हो जा रही है। सो स्टेप क्या किया जा रहा है? स्टेप टेकन बाय इंडिया टू boost
इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्टेशन क्या होता है? पीएमई ड्राइव स्कीम चलाया गया है। पीएमई ड्राइव स्कीम क्या करता है? सपोर्ट इलेक्ट्रिकल 2 WS, इलेक्ट्रिकल 3 WS, ई ट्रक, ई buses, ई एम्बुलेंस एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड डिमांड इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर बायर्स यूजर टू परचेस सर्टेन कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इसमें एम्बुलेंस वगैरह को, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, बसेस को, ट्रकेस को परचेस करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर ये सब क्या इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है किसको? कंज्यूमर्स को। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार इन इंडिया। ओके, तो स्कीम क्या है? प्रमोट करना मैन्युफैक्चरिंग को, किस चीज को? इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार जो भी बन रही है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाया जाए। To attract investment from global electrical vehicle manufacturing and promote India as a manufacturing destination for passenger car। जैसे मेक इन इंडिया है, वैसे ही लोगों को कहा जा रहा है, देशों को, कि आप यहाँ आके इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाओ और हम सपोर्ट करेंगे, हम प्रमोट करेंगे इस चीज को। पीएमई बस सेवा। पीएमई बस भी क्या? पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। इट टारगेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 e-buses and ensure payment security for operator against default by public ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो इसमें क्या है? ई बस चलाने को लेकर है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा में 38,000 ई बस जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल ई बस है, बसेस है, उसको चलाने को लेकर टारगेट किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ऑपरेटर का कोई डिफॉल्ट होता है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू, तो पेमेंट सिक्योरिटी में भी मदद की जाएगी। देन है पॉलिसी लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट। तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या है? टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडवांस ऑटोमोबाइल automotive technology product ensure 50% value addition and attract investment in auto sector। तो आपको जो ऑटो का मशीन वगैरह बन रहा है उसको जो बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाया जाएगा और 50% तक का वैल्यू एडिशन प्रदान करी जाएगी कि आप 50% का वैल्यू एडिशन प्रदान की जाएगी कि आप ऑटोमोबाइल का पार्ट्स को बनाओ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एडवांस केमिस्ट्री सेल सपोर्ट 50 गीगाहर्ट्ज डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसिंग इंपोर्ट। ओके, कॉस्ट रेगुलेशन रिडक्शन क्या होता है? जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कट फ्रॉम 12 से 5%, 12 से 5% का कट किया गया, जिसके कारण प्रॉब्लम भी हो रहा है, मैंने बताया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड प्रोग्राम लॉन्च ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टारगेटिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्टअप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया है? क्या किया है डिपार्टमेंट ने? एक इवोल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्टार्टअप को टारगेट कर रहा है। वे फॉरवर्ड में आते हैं रिकमेंडेशन हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट। क्या है वे फॉरवर्ड? है मूविंग फ्रॉम इंसेंटिव टू मैंडेट। तो इंसेंटिव प्रदान करने से लेकर मैंडेट के लिए, मतलब मजबूरी बना दो कि आप लेना ही है। सेट टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीरो इमिशन व्हीकल, इम्पोज हायर रजिस्ट्रेशन फी टैक्सेस फॉर आईसीईटीसी। तो जो मतलब नॉर्मल व्हीकल है उसमें रजिस्ट्रेशन फीस को हाई कर दिया जाए। एंड सेचुरेशन अप्रोच क्या किया जा रहा है? 100% इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी अडॉप्टेशन अक्रॉस 5 डेजिग्नेशन इंडियन सिटी विद इन 5 ईयर, leveraging infrastructure development, fleet electrification mandate and targeted financial mechanism। राइट, तो आप 100% इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को आप एडॉप्ट करो 5 डेजिग्नेशन सिटी में, ठीक है, 5 साल के अंदर। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, इलेक्ट्रिफिकेशन मैंडेट को फिट करो एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म को सही करो। किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा उसका मैकेनिज्म को सही करो। ओके, financing e-buses e-trucks create a pooled fund from public mutual and multilateral sources to provide low interest loan for procurement। तो ई बसेस और ई ट्रक के लिए जो लोन अभी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, जिसके लिए आम आम आदमी नॉर्मल कंज्यूमर नहीं ले सकता है, तो वहाँ क्या करना है? क्रिएट ए पूल्ड फंड फ्रॉम पब्लिक एंड मल्टीलेटरल सोर्सेस
अलग अलग सोर्स से और पब्लिक के बीच में एक पूल फंड बना दो ताकि लो इंटरेस्ट में लोन प्रोक्योर किया जा सके। पूल फंड का मतलब है कि दूसरा कोई भी आपको इंसेंटिव मल्टीलेटरल सोर्स प्रदान करे कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लो तो हम इतने परसेंट आपको लोन में हेल्प करेंगे। सो बैटरी रिसर्च के लिए बिल्ड एकेडमिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट वर्क ऑन न्यू केमिस्ट्री। तो आप गवर्नमेंट और एकेडमी के बीच में पार्टनरशिप डेवलप करो। किसके बीच में? एकेडमिक के बीच में और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, ताकि अच्छा से अच्छा बैटरी के लिए नया केमिस्ट्री डेवलप किया जा सके ताकि बेटर कार्य कर सके बैटरी। तो स्ट्रेटेजिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप 20 की कॉरिडोर, ठीक है, 20 की कॉरिडोर सेटअप ए नोडल एजेंसी, मैप हब लोकेशन, लोकेशन को मैप करो कि कहाँ हो सकता है बैटरी का चार्जिंग व्हीकल, एंड यूज टाइम टू डे प्राइसिंग टू बूस्ट इफिशियंसी, टाइम ऑफ डे pricing to boost efficiency. And then a unified national electrical vehicle app provide service for locating charging station, booking slot, payment and explore dedicated electrical vehicle power lines. तो आप क्या करें कि एक यूनिफाइड एप्लीकेशन जारी करें जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, स्लॉट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, पेमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड देन है लोअरिंग अपफ्रंट कॉस्ट को कम करो, प्रमोट लीजिंग मॉडल, बसेस एंड ट्रक्स टू एड स्मॉल ऑपरेटर एंड बैटरी एज ए सर्विस, introduce a battery passport for healthy tracking. Okay, so battery constitute almost 40% of capital cost of electrical vehicle. Awareness information की बात करी जाए तो launch a national electrical vehicle awareness program, assess stakeholder data needs and developed a comprehensive information system to guide decision making. Okay, तो एक नेशनल तौर पर इलेक्ट्रिकल अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च करो जहां पर पूरा भारतवर्ष में ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिगार्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। और असेस करो स्टेक होल्डर, जो जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्टेक होल्डर है, उस डाटा नीड्स जो भी उसका है, डाटा का नीड्स है, उसको असेस कर लो क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, एंड डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम टू गाइड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को गाइड करने के लिए क्या करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज को जानकारी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कीजिए। तो नेक्स्ट है कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडेप्टेशन, क्या कह रहा है बेस्ट प्रैक्टिस में? चाइना जो है 10 सिटी है, चाइना का 10 सिटी और 1000 व्हीकल प्रोग्राम चाइना रन कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? प्रोग्राम वाज फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव फॉर ए पायलट city, each task with deploying at least 1000 new energy vehicles in public fleet। तो वो क्या कर रहा है कि 10 सिटी में एक प्रत्येक सिटी, जैसे रांची हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, तो इन जैसा ऐसा सारा सिटी में 10 सिटी टारगेट करो, वहां कम से कम 1000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना चाहिए। सिंगापुर क्या कर रहा है? स्टेबलाइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग पीटी लिमिटेड ईवी, a wholly owned subsidiary for the Land Transport Authority to facilitate the stabilizing of charging station by coordinating with all the relevant agency। अलग अलग एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके क्या कह रहे हैं? एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बनाना है, ठीक है। तो उसके रिगार्ड में सिंगापुर ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड ही स्टेबलाइज किया है ताकि जो डिस्प्यूट हो रही है चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए वो डिस्प्यूट नहीं हो। ओके, यूरोप ने क्या कर रहा है? चार्जिंग मैप मैप ऐप प्रोवाइड रियल टाइम चार्जिंग स्टेशन, यूजर रिव्यू एंड इंटीग्रेटेड विथ नेविगेशन सिस्टम। तो यूरोप क्या कर रहा है? चार्जिंग मैप ऐप बना दिया है जिसमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, और रीजर का रिव्यू कैसा है, उसमें कैसा रिव्यू है उस चार्जिंग स्टेशन का, और नेविगेशन वहां तक का पहुंचने का नेविगेशन है। ब्रिटेन क्या कर रहा है? एडवांस प्रपोजल सेंटर बना रखा है, स्पेशली फंडेड प्रोजेक्ट फॉर ब्रिज गैप बिटवीन वर्किंग प्रोटोटाइप एंड कमर्शियलाइजेशन। फैराडे बैटरी चैलेंज funded by public and sector created by the Britain Battery
Industrialization Center, a faculty that enable company to scale their prototype to production. नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आते हैं तो इंडिया रिजोल्यूशन ऑन वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड किडनी होती है अर्थ की। आपने यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन देखा होगा, 22 या 23 में, कि वेटलैंड के बारे में पूछा था कि वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड होती है किडनी अर्थ की। ओके। So, India resolution titled Promoting Sustainable Lifestyle for Wetland has been adopted at Ramsar 15 Conference of Party to Zimbabwe with 172 countries supporting it। तो रामसर का 15 कन्वेंशन कहा हुआ था जिम्बाब्वे में, और 172 लोगों ने इस देशों ने इसको सपोर्ट किया है। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? रिजोल्यूशन टाइटल, इंडिया रिजोल्यूशन टाइटल क्या रिजोल्यूशन किया, प्रोवाइड किया, जो अडॉप्ट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में? क्या किया गया है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और वेटलैंड। तो आगे देखते हैं क्या है। न्यूज में क्या कह रहा है? रिजोल्यूशन अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ मिशन लाइफ। ओके। मिशन लाइफ का प्रिंसिपल पर रिजोल्यूशन अलाइन किया गया। मिशन लाइफ कहाँ लॉन्च किया गया था? मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था गुजरात में, लॉन्च किया गया था, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो मिशन लाइफ इज एन इंडिया लेड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग, और इंडिया में गुजरात में लॉन्च किया गया था। और जो वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड में कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन लाइफ इज इंडिया लेड ग्लोबल मूवमेंट इंट्रोड्यूस एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो कॉप 26 में इन 2021 में। उसका एम क्या है? इट एम टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू प्रैक्टिस ए लाइफ स्टाइल दैट सिंक्रोनस विथ नेचर एंड डज नॉट हार्म इट। तो इसका एम क्या है? नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को नज करना है, इस तरह से लाइफ स्टाइल को प्रैक्टिस करो जिस जो कि नेचर के साथ सिंक्रोनमस हो, और वो नेचर को हार्म नहीं कर रहा हो। ओके। सो अबाउट वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का वाइज यूज के बारे में अगर बात करी जाए तो इट इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर ये एक कोर प्रिंसिपल है कि किस तरह से वाइज यूज किया जाए वेटलैंड को। द कन्वेंशन डिफाइंड वाइज यूज एज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका जो भी इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको वर्तमान को मेंटेन करो ऑफ वेटलैंड यूजिंग इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच विद इन द टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत इकोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वेटलैंड का इस्तेमाल करिए, और जो भी इकोलॉजिकल है उसका इकोलॉजिकल क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब कर दीजिए। आप उसमें डंपिंग कर रहे हैं, कचरा गिरा रहे हैं, या फिर कोई और भी पार्टिकल डाल रहे हैं जो उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहाँ का जो क्रिल्स है, वहाँ की जो एल्गी है, या फिर जो भी वहाँ पर वाटर का जो लाइफ है, अंदर का जो लिविंग बीइंग है, एक्वेटिक लाइफ है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसा अप्रोच को नहीं अपनाना है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर मैंडेट टू प्रमोट वाइज यूज थ्रू नेशनल प्लान। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लान बनाओ। एंड लेजिस्लेशन, आप कानून बना सकते हैं, लेजिस्लेशन बना सकते हैं। मैनेजमेंट एक्शन, मैनेजमेंट एक्शन करो, किस तरह से मैनेज किया जाए उस पर एक्शन होना चाहिए। एंड पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन तो अनिवार्य है। सो इंडिया अप्रोच टू वाइज यूज ऑफ वेटलैंड क्या है? नेशनल प्लान क्या बनाया? नेशनल प्लान बनाया कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान क्या? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान क्या है? आउटलाइन स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल यूज, किस तरह से सस्टेनेबल यूज करना है ताकि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो। ओके। सस्टेनेबल यूज का मतलब ही है कि आप अभी वर्तमान में आप यूज कर रहे हो, लेकिन भविष्य को भी आपको देखना होगा कि नेचर उसका डिस्ट्रॉय न हो, नेचर संरक्षित रहे। तो इंडिया रिलीज ए 2024 फ्रेमवर्क टाइटल वेटलैंड वाइज यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है मिशन सहभागिता एंड सेव वेटलैंड कैंपेन। ये दोनों वेटलैंड से रिलेटेड है। विटनेस ओवर 2 million सिटीजन एज ए वॉलंटियर इनेबलिंग द मैपिंग मोर देन 1
1,70,000 वेटलैंड। तो मिशन सहभागिता और विषय वेटलैंड क्या है कि आप जो है सो लोगों को वॉलंटियर के तौर पर इस्तेमाल करना है। लोगों लोगों को वॉलंटियर के तौर पर इस्तेमाल करना है और आपको वेटलैंड को सेव भी करना है और वेटलैंड का मैपिंग भी करना है। तो इस तरह से वेटलैंड के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर और वेटलैंड को सेविंग कैंपेन चलाकर आपने क्या किया कि 1,70,000 वेटलैंड का मैपिंग कराया है लोगों के थ्रू वॉलंटियर कैंपेन कराकर। सो अदर आउटकम ऑफ कॉप 15 क्या है कॉप 15 में क्या क्या आउटकम हुआ। कॉप 15 कहाँ हुआ था, जिम्बाब्वे में। Adaptation of Victoria Fall Declaration. Victoria Fall Declaration क्या है? The acknowledge ecological, social and economical role of wetland, highlight contribution to biodiversity, climate change mitigation, and United Nations Sustainable Development Goal. एक्नोलेज क्या करना है? इकोलॉजिकल को, सोशल और इकोनॉमिक रोल ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड का क्या इकोलॉजिकल रोल होता है, सोशल रोल होता है, इकोनॉमिक रोल होता है, उसको एक्नोलेज करो। एंड हाईलाइट करो किस चीज को, कंट्रीब्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे वेटलैंड किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है। एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को किस तरह से क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करता है। एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इकोलॉजिकल चैप्टर तो होता ही है वेटलैंड का। आप इकोलॉजिकल वहाँ पे आप मछली का जो होता है मोस्ट ऑफ द फिशेस का फिशरमैन कम्युनिटी के लिए होती है। सोशल चैप्टर अगर देखा जाए तो वहाँ पे मैंग्रोव वन होती है, वहाँ पे विविध तो उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट होता है। मैंग्रोव वगैरह हो गया या फिर वहाँ पे अच्छा बायोडायवर्सिटी होता है तो प्रोडक्ट मिलता ही है। और वहाँ पर अलग अलग तरह से वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाती है वेटलैंड में। एंड जो है बायोमास वेटलैंड का बहुत ज़्यादा होता है, 100% बायोमास होता है। इकोटोन जोन भी होता है वेटलैंड। एंड इकोनॉमिक रोल तो होता ही है, वहाँ का कम्युनिटी उसी पे डिपेंड रहती है। तो इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रोल भी है। इकोलॉजिकल रोल वहाँ का मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा मेंटेन करता है वेटलैंड। and launch of Indo-Burma Ramsar Regional Initiative, Strategic Plan 2025 to 2030। तो इंडो बर्मा जो एरिया है, अराकल नियोमा क्षेत्र और इंडो बर्मा एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटलैंड का प्रोबेबिलिटी है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव ही लॉन्च करा है। आपको पता है बे ऑफ बंगाल के एक साइड में इंडो बर्मा एरिया आता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटलैंड है। टू हॉल्ट एंड रिजर्व वेटलैंड लॉसेस, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब सभी जगह पर वेटलैंड लॉस को कंट्रोल करने के लिए है। लॉन्च ऑफ ब्रिज प्रोग्राम। ब्रिज प्रोग्राम क्या है? ग्रांट ऑन जेंडर मेन स्ट्रीम एंड वुमेन लीडरशिप, ग्रांट ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड वुमेन लीडरशिप। तो ब्रिज प्रोग्राम में क्या है कि जेंडर जेंडर को भी देखते हुए वुमेन लीडरशिप को भी प्रमोट करना है वेटलैंड सेविंग को लेकर। तो फ्रेश वाटर चैलेंज क्या होती है? इनहेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन हो गया। फ्रेश वाटर चैलेंज किस तरह से वहाँ का वेटलैंड का वाटर प्योर रहे। एंड इंडोर्समेंट ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्लोबल वाटर ब्रिड एस्टिमेट पार्टनरशिप। ग्लोबल वाटर ब्रिड एस्टिमेट पार्टनरशिप क्या है? स्टेबलाइज अंडर रामसर कन्वेंशन में स्टेबलाइज करा गया है। इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स है टू बिल्ड मॉनिटरिंग कैपेसिटी। किस चीज के लिए मॉनिटरिंग कैपेसिटी, कितना मॉनिटरिंग बर्ड्स इधर से उधर जा रहा है। बिल्ड मॉनिटरिंग कैपेसिटी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन एग्रीमेंट टू कॉम्बैट ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ वेट बर्ड पॉपुलेशन एंड वेटलैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर क्या करना है कि मॉनिटर करना है कि बर्ड जो होते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह है जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं वेटलैंड में, तो उसका पॉपुलेशन को और वेटलैंड का डिग्रेडेशन को मॉनिटर करना है, इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। तो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया है। ठीक है। तो कॉम्बैक्ट करने के लिए ग्लोबल डिक्लाइन, वाट बर्ड पॉपुलेशन कितना घट रहा है उससे लड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए और वेटलैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। और मॉनिटरिंग कैपेसिटी है, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, कैपेसिटी डेवलप करना है, डाटा सोर्स बनाना है, प्रॉपर इंटीग्रेट डाटा फॉर बिल्ड मॉनिटरिंग कैपेसिटी, मॉनिटरिंग करने का कैपेसिटी बिल्ड करना है। एंड इंफॉर्मेशन देना है किस चीज़ को, कन्वर्सन एग्रीमेंट टू, फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर कन्वर्जेशन कंजर्वेशन एग्रीमेंट टू कम्बैट द ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ वेटबर्ड पॉपुलेशन एंड वेटलैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो अडेप्टेशन कब हुआ है? 1971 में रामसर में हुआ है। वेट रामसर कन्वेंशन की बात करी जाए तो 1971 में अडेप्टेड किया गया है।
ईरान में, और 1975 में फोर्स किया गया है। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड का वाइज यूज के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है। तो रामसर साइट over 2,500 globally with designation requiring meeting at least one of 9 criterion। तो 2,500 विश्व में रामसर साइट है, और उसमें से क्या होना चाहिए? कम से कम इसका जो 9 क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है वेटलैंड होने का रामसर कन्वेंशन में, उसमें से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। इंडिया में 91 रामसर साइट है, जो पूरा एशिया में सबसे ज्यादा है। अब देखिए, क्लाउड बर्स्ट रीजन इन हिमालय। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट रिसेंटली क्या होता है ना, जनरली देखो, अगर आप वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर जब बादल बनता है, क्लाउड बनता है, तो आप कहीं कहीं ऐसा स्थिति आ जाता है कि जहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाता है किसी कारण से, या तो एयर का मूवमेंट से। जैसे देखिए, आप यहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्ट एयर यहाँ इनकाउंटर है माउंटेन और हिल साइड, हिल एंड इज राइज फर्स्ट टू राइज। तो मोस्ट एयर क्या है, आप वो हिल साइड में ऊपर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, आप इस तरह से ऊपर बढ़ रहा है मोस्ट एयर। ठीक है, वो इवोपरेट जो हो रहा है, एयर जो वाटर इवोपरेट हो रहा है, मोइस्ट बनकर ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, और राइजिंग एयर कूल एंड कंडेंस डेवलप, क्लाउड डेवलप। तो राइजिंग एयर जब भाप जो ऊपर गया तो कूल हो रहा है, पहाड़ वगैरह कोई रुकावट ऐसा आ गया, और वहां पर क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, और कंडेंसेशन हो रहा है। तो वहां पे क्या है, बादल डेवलप्ड हो रहा है। अब क्या होता है कि नीचे से तो, पहाड़ से तो जो नीचे का हवा जो जा रहा है ऊपर, तो वो क्या है, उठाते जाएगा भाप को। नीचे से जो भाप ऊपर जा रहा है, और वहां पर क्लाउड ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, कंडेंसेस हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि violent upward flow of air prevent the condensation raindrop from falling to the ground। तो जो वहाँ बादल बन चुका है, और जो कम टेम्परेचर में आ चुका है, उसको जो नीचे आना था, और नीचे से जो हवा जा रहा है, उसको रोक रहा है। और वहां पर और क्या हो रहा है, अधिक से अधिक क्या हो रहा है, वो रेन ड्रॉप पहुंचता जा रहा है। जो इवोपोरेट किया हुआ वाष्प जो है, वो पहुंचता जा रहा है, स्टीम पहुंचता जा रहा है। तो वहां पर और ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर में। एंड लैक और अपवर्ड एयर का कमी है, प्रिवेंट डिस्पेशन ऑफ मॉइस्चर को डिस्पेशन करने से प्रिवेंट किया जा रहा है अपवर्ड एयर के कारण। तो क्या होता है, वॉल ऑफ द स्टोर वाटर फॉल एट द टाइम। तो जितना भी वाटर जो स्टोर हो गया है ऊपर में क्लाउड में, इतना डेंस स्थिति हो जाती है, वो एक साथ सब फॉल होती है। स्टीप स्लोप काउजेज फ्लैश फ्लड। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा एक साथ पानी आता है तो फ्लड आ जाता है। तो क्या हो गया कि क्लाउड बर्स्ट हैव रिसेंटली impacted several region इंक्लूडिंग इंडिया, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए, क्लाउड बर्स्ट मोस्टली माउंटेनियस रीजन में होता है, लेकिन कभी कभी लैंड रीजन में भी होता है। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, इट इज ए एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन ए शॉर्ट पीरियड। प्रेसिपिटेशन का एक्सट्रीम अमाउंट, शॉर्ट पीरियड, सम टाइम accompanied by a hail and thunder। hail and thunder के साथ भी समटाइम रहता है, that can create flood condition create कर देता है। So India Meteorological Department term a rain event as a cloud burst if 10 centimeter rainfall is received at a station in 1 hour। एक हावर में अगर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल किसी जगह रिसीव हो रही है, तो वो क्लाउड बर्स्ट का कंडीशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। तो रिसेंट एग्जांपल की अगर बात करी जाए, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, चंबोली में उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होता है, और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है 2020 में। क्लाउड बर्स्ट हैपन इन द प्लेन एज वेल, प्लेन में भी होता है, बट मोर कॉमन इन द माउंटेनियस जोन एज दे अकर वाया ओरोग्राफिक लिफ्ट। सी इन्फोग्राफिक मैंने बता दिया इन्फोग्राफिक में किस तरह से क्या हो रहा है। सो कंसिक्वेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ट्रिगर फ्लैश फ्लड आ जाएगा, डैम ब्रेक हो जाएगा, जो डैम रहता है वो ब्रेक हो जाएगा, मड स्लाइड लैंडस्लाइड हो जाएगा जैसे केदारनाथ में हुआ, लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम, रोड्स एंड पब्लिक फैसिलिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो challenges क्या है एसोसिएटेड विद ट्रैकलिंग क्लाउड बर्स्ट? क्लाइमेट चैलेंज, ग्लोबल वार्मिंग हैज डिस्टर्ब प्रेसिपिटेशन पैटर्न, triggering more frequent intense rainfall। Example, every 1 degree centigrade rise left air hold 7 for more
मॉइस्चर। तो इसमें क्लाउड बर्स्ट में तो मेनली क्या होती है कि मॉइस्चर जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसेशन हो रही है वहाँ पर क्लाउड के फॉर्म में, और फिर एक बार क्या होता है हायर डेंसिटी होने के कारण एक बार जब वो एक साथ ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लड हो जाता है। तो अब आप देखो कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर किसी भी जगह का बढ़ रहा है तो वहां पर जो एयर है वो 7% ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर रहा है, तो और भी क्लाउड बर्स्ट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। उसके अलावा फोरकास्टिंग चैलेंजेस की बात करी जाए तो क्लाउड बर्स्ट हैज हाईलाइट लोकल हाईली लोकल एंड शॉर्ट लिव्ड एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। सैटेलाइट लैक precision. Doppler radar give around 3 hour warning but are costly and limited। तो आपको क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है मोस्टली ये लोकल लोकल होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत ज्यादा पूरा एरिया में पानी आ रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन दो, तो इस तरह से सेटेलाइट उसको प्रेडिक्ट कर पाना सेटेलाइट के लिए मुश्किल होती है। और अगर डॉपलर रडार का अगर किया जाए तो 3 आवर पहले वार्निंग देगा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली और लिमिटेड होता है डॉपलर रडार। सो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर अगर बात करी जाए तो डिफोरेस्टेशन एंड वेटलैंड लॉस, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, रिड्यूस नेचुरल एब्जॉर्बेशन एंड वर्जिंग प्लेस पर एंड डैमेज। आप डिफोरेस्टेशन कर दे रहे हो, जंगल काट रहे हो, वेटलैंड हटा दे रहे हो और अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके कारण क्या होता है आपका क्लाउड बर्स्ट होगा तो फ्लड आएगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। और उसके अलावा जो है सो आप जो इवोपोरेशन वगैरह का है, नेचुरल जो पावर होता है एब्जॉर्बेशन का कि किस तरह से वाटर होल्ड कैपेसिटी को कंटेन करे, ये सब सब आप डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो फॉर वे फॉरवर्ड में अगर बात करी जाए तो क्लाउडबर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 में बनाया गया था, जहां पर आपको क्या है क्लाउडबर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है। स्ट्रेटजी है क्या है, तो लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन, तो आप ऐसे ऐसे जगह को नोटिफाइड करो जहां पर लैंडस्लाइड होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यूजिंग रिमोट सेंसिंग के थ्रू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू, लोकल नॉलेज के थ्रू आप एक्यूरेट मैपिंग करो लेटफाइन प्रोन जोन को कि कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट का एजेंसी जो भी है। फॉर अपडेटिंग रूल क्या क्या अपडेट रूल को अपडेट किया जा रहा है, अडॉप्टिंग न्यू स्टैंडर्ड, अमेंडिंग लॉ एंड रिसीविंग पॉलिसी। सो स्टेट और सेंट्रल का एजेंसी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंश्योर इफेक्टिवली अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन डाउन टू लास्ट माइल, तो अंतिम और जितना जल्दी हो सके वार्निंग जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग पहुंचना चाहिए लोगों तक। एंड स्ट्रक्चर मेजर में क्या कहा जाए कि स्टॉप स्टेबलाइजेशन थ्रू बायो इंजीनियरिंग प्लांटेशन वेजिटेशन, सॉरी, स्लोप स्टेबलाइजेशन थ्रू बायो इंजीनियरिंग प्लांटेशन एंड वेजिटेशन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि जहाँ ढाल वगैरह होती है वहाँ लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, तो वहाँ पर क्या करना है, बायो इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांटेशन और वेजिटेशन को डेवलप करना है और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है। मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज रूल, रिवुलवेट एंड नेचुरल वाटर सिस्टम टू रिड्यूस फ्लडिंग रिस्क। तो फ्लडिंग रिस्क को कम करने के लिए क्या करना है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज बना दो, रिवुलेट जो है उसको मेंटेन करो और नेचुरल वाटर सिस्टम जो भी था उसको और फिर से मेंटेनेंस करो ताकि फ्लड ना हो पाए। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में अगर बात करी जाए तो एक्सपेंशन ऑफ मल्टी हजार इंश्योरेंस फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो इंश्योरेंस का टर्म को एक्सपेंड करा करा एक्सपेंस होना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस में अगर इसको भी कंसिडर किया जाए कि मल्टी हजार जो भी हो रहा है क्लाउड बर्स्ट के कारण उसको भी इंश्योरेंस में कंसिडर करना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग अमेंडिंग बिल्डअप बाय लॉ टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, तो रिस्क सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग करना चाहिए कि कहाँ क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट को मिटिगेट किया जा सके, और बिल्डिंग अमेंडिंग बिल्डिंग बाय लॉ टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए बिल्डिंग को बाय लॉ के थ्रू अमेंड करना चाहिए, बिल्डिंग लॉ जो बनाने का लॉ है उसको अमेंड करना चाहिए, ठीक है।
and application of multi-level safety planning in expanding the high risk settlement। एप्लीकेशन क्या करना चाहिए? मल्टी लेवल सेफ्टी प्लानिंग, मतलब ये भी इस लेवल पे भी देखो, उस लेवल पे भी देखो, अलग लेवल लेवल पर सेफ्टी को प्रिडिक्ट करके प्लानिंग करो। इन एक्सपेंडिंग हाई रिस्क सेटलमेंट, हाई रिस्क जहाँ सेटलमेंट जहाँ पर हो रहा है, जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो हर जगह का देखा करो कि लैंडस्लाइड हो सकता है, माउंटेनियस रीजन है, डिफोरेस्टेशन हो रखा है, तो इन चीज़ों को कंसिडर करके ही प्लानिंग करा करो कि किस तरह से प्लान करना है, रिवलेट है या नहीं है। फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट में क्या करी जाए? स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू प्रिपेयर रिस्टोर इफेक्टिवली एंड इंकरेज यूज ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क का ट्रांसफर टूल। तो आपको क्या करना है? अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राजन को, राज इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी प्रदान कर रहा है किस चीज़ के लिए? प्रिपेयर और रिस्पॉन्ड करने के लिए। किस चीज़ को रिस्पॉन्ड? इफेक्टिवली एंड इंकरेज यूज ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर टूल को। टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, प्रिपेयर करो, रिस्पॉन्ड करो इफेक्टिवली, इसके लिए आपको पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडी को अथॉरिटी दो कि किस तरह से रिस्क को मिटिगेट करना है या उसके रिस्क को कम करने के लिए प्रिपरेशन करना है और रिस्पॉन्ड करना है। और फिर इनकरेज करो किस चीज़ को? यूज ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर टूल, इंश्योरेंस वगैरह को इनकरेज करना चाहिए और रिस्क ट्रांसफर करने वाला टूल्स को, जैसे कि घर का इंश्योरेंस कर दो जो अगर ऐसा हो रहा है तो इंश्योरेंस वगैरह को उसको इनकरेज करना चाहिए। For climate change risk management, support and promote state specific and local adaptation report। तो जो भी climate change risk management है जो state specific है, जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए अलग हो सकता है, बिहार के लिए अलग हो सकता है, राजस्थान के लिए अलग हो सकती है, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, झारखंड के लिए अलग हो सकता है। तो स्टेट स्पेसिफिक एंड लोकल एडेप्टेशन रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो रिसेंट क्लाउड बर्स्ट फॉर दैट अर्जेंट नीड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशली इन हिमालयन एरिया में सबसे ज्यादा डिजास्टर अर्जेंट नीड है, सबसे ज्यादा हिमालयन रीजन में हो रखा है एंड स्पेशली इन द हिमालयन द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू प्रोटेक्टिव रेजिलियंस बाय स्ट्रेंथिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथ कर दो एंड रिएक्टिव रिलीफ मतलब होने के बाद रिलीफ जो होता है उससे ज्यादा बेटर है कि आप प्रोएक्टिव रेजिलियंस पहले ही बचा बना लो कि अगर हो सकता है तो यहाँ पर आप मिटिगेट कर सको। एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन, कम्युनिटी का क्या एडेप्टेशन है? बांध वगैरह बनाता है वो लोग, पेड़ वगैरह लगा रहा है या फिर किस तरह से वो लोग अपना कर रहा है, तो कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन होना चाहिए। लिंकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को लिंक करना है। तो डेवलपमेंट भी करना है तो ऐसे अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं करने देना है कि भैया आए तो फिर लैंडस्लाइड होके सब खत्म हो जाए। तो ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक करना है। यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का नॉलेज करो, लोकल नॉलेज का कि कहाँ डिजास्टर प्रोन जोन है एंड गुड गवर्नेंस टू रिड्यूस, गवर्नेंस गुड होना चाहिए, अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए, तो रिड्यूस रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। अब फोर्थ न्यूज की अगर बात करी जाए तो इंडिया वाटर मैनेजमेंट recently, Parliamentary Standing Committee on Water Resource, in a report, highlighted that despite significant technological advancement and substantial investment, India continued to face severe socio-economic losses due to flood and water scarcity। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्स जो बना था उसका जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर रहा है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रखा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर भी इंडिया फेस कर रहा है क्या चीज को? सोशो इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फ्लड। फ्लड आता है तो सोशियो इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही एंड वाटर स्केरिटी भी फेस कर रहा है। क्या हो रहा है कि थीम थीम एंड रिकमेंडेशन, फ्लड फोरकास्टिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। तो करंट स्टेटस क्या है फ्लड फोरकास्टिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन में कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ऑपरेट कर रहा है 340 फ्लड फोरकास्टिंग साइट। ओके, हॉट फोरकास्टिंग क्या है? यहाँ पर आ सकता है बाढ़ पहले ही। कवरिंग 22 स्टेट को कवर कर रहा है और 2 यूनियन टेरिटरी को, विच प्लान टू इंक्रीज टू अराउंड 375 बाय 2026। तो 340 से 375 करना है 2026 में। और रिकमेंडेशन की अगर बात करी जाए तो अपग्रेड द प्रेजेंट सिस्टम टू एड्रेस चैलेंजेस इन फ्लड फोरकास्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है जो फ्लड फोरकास्टिंग का उसको अपग्रेड करो।
तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम में अगर बात करी जाए तो 30 लिंक प्रोजेक्ट है। आइडेंटिफाई है लैक ऑफ कंसेशन अमोंग स्टेट इन मेजर ऑब्स्टेकल एज वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर शेड्यूल 7। वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि आप नदी जोड़ो अभियान तो चला रहे हो, लेकिन हर स्टेट में दूसरा स्टेट को परमिशन में प्रॉब्लम हो रही है। लोग सोचते हैं कि हम अपना वाटर क्यों शेयर करें जिससे एग्रीकल्चर बेनिफिट दूसरे स्टेट को मिले। तो इस तरह से है। जैसे अभी देखो, कर्नाटक में कावेरी विवाद तो होता ही है, कर्नाटक वगैरह हो गया। एंड कर्नाटक तमिलनाडु में देख रहे हो, तो स्टेट रिवर लिंकिंग की बात करी जाए तो भी देखो कि गंगा और आप जो अ, एक रबर डैम बना हुआ है गंगा रिवर और विष्णुपद जो मंदिर गया है उसके किनारे जो फाल्गु रिवर है, तो वहां पर एक रबर डैम बनाया गया है, वहां पे गंगा का वाटर को लाया जा रहा है। अदर अगर बात करी जाए तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो गया, वहां पर वाटर रिवर लिंक का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन का भी समस्या आ गया है एंड बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड इश्यू आ चुकी है। तो ये सब प्रॉब्लम होता ही है स्टेट में, स्टेट सब्जेक्ट है। तो कंडक्ट डिटेल स्टडी ऑन द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इनहेंसिंग अवेयरनेस अमंग द स्टेट कंसर्न एंड एक्सपेंडिंग इम्प्लीमेशन ऑफ लिंक प्रोजेक्ट। ओके। तो अवेयरनेस कैंपेन तो बताना होगा लोगों को कि अवेयरनेस इससे लॉस नहीं है, आपको ऐसा बताना होगा स्टेट के लोगों को, स्टेट में एंड स्टेट में और जो भी हो सके आप इम्प्लीमेंटेशन को लिंक करना होगा प्रॉपर वे में, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा लिंक प्रोजेक्ट को। ठीक है, एक्सपेडिटिंग इम्प्लीमेंटेशन टू लिंक प्रोजेक्ट ऑफ लिंक प्रोजेक्ट। तो डैम सेफ्टी, डैम सेफ्टी की बात करी जाए तो आउट ऑफ ओवर 6,000 डैम ओनली 459 हैव इमरजेंसी एक्शन। मतलब सोच सकते हो 6,000 डैम है, सिर्फ 449 डैम जो है जिसमें इमरजेंसी एक्शन प्लान है, बाकी में नहीं है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 मैंडेट करता है इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रिपरेशन विद इन 5 ईयर ऑफ द इनेक्टमेंट। तो 2021 में जो था मैंडेट कर रहा था कि 5 ईयर में आप इमरजेंसी एक्शन प्लान बना दो, अगर डैम टूटता है तो क्या होगा, कैसे उसको मिटिगेट करना है। तो वहां पर 6,000 डैम है, इसमें सिर्फ 460 डैम के लगभग 460 डैम में ही ये प्लान बना हुआ है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी शुड constantly engage with the dam owner and for preparation of इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो नेशनल डैम स्टेट सेफ्टी अथॉरिटी को क्या करना है, कॉन्स्टेंटली इंगेज होना है किसके साथ, डैम ओनर के साथ, ताकि वो इमरजेंसी एक्शन प्लान बना सके। अब इतना कम है, सेफ्टी इशू तो होगा ही। रेन वाटिंग हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन एंड जल संचय जन भागीदारी प्रमोट कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ओके। तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन और जल संचय अभियान क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर प्रमोट करना है। इंक्रीज ऑफ 11.36 बिलियन क्यूबिक वाटर इन 2024 विथ रिस्पेक्ट टू 2017 डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 का है। सो ये कर रहा है प्रोवाइड डेडिकेट financial grant to state union territory for rainwater harvesting to boost and enhance support for and for enhanced support of rainwater harvesting। ओके। तो फाइनेंशियल ग्रांट भी स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए, यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड करना चाहिए, किस चीज को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। सो नेक्स्ट है प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है कि न्यू ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी बनाओ अंडर द कंसिडरेशन, अभी अंडर कंसिडरेशन है। उसमें क्या है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट, इसमें जो है जो दो दो स्टेट के बीच में फ्लड मैनेजमेंट होना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इन दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव बनाया गया है, कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट की बात करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में फ्लड मैनेजमेंट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके, ये दोनों मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करें।
सपोज दैट बॉर्डर इलाका में नेपाल में हो गया, नेपाल में अगर फ्लड आ रहा है, बिहार में आ रहा है, तो वहां पर क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ लोकल एमपी एमएलए इन द बॉडी अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा टू इंश्योर मोर कोहेसिव आउटकम। तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा में क्या करना है, लोकल एमपी एमएलए को भी साथ में रखो ताकि अच्छा से सफाई हो सके गंगा का। बिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या कर रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है अबाउट क्या, ग्लोबल लोकल आउटलुक और काउंसिल ऑन वाटर सॉरी, अबाउट ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट है क्या। तो G20 में ये लॉन्च हुआ था, G20 प्रेसिडेंशियल लीगेसी इनिशिएटिव है। इट फॉर्म ए कोर पिलर ऑफ ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप। ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप का एक कोर पिलर है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो फॉर ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप इज ए मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन नेटवर्क intergovernmental organization dedicated to equitable, sustainable and efficient management of water resource। तो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप एक मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन नेटवर्क है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है किस चीज को, इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। इक्विटेबल और सस्टेनेबल और इफिशिएंट मैनेजमेंट करना है, ओके, वाटर रिसोर्स को लेकर। तो वाटर डिस्प्यूट तो होता ही है, उसके लिए इक्विटेबल होना चाहिए एंड सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए ताकि रिवर रिजनरेशन हो सके, रिवर रिवर सस्टेनेबल वे में यूज किया जा सके एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके। सो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप GWP ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा एम टू मोबिलाइज 15 बिलियन ऑफ वाटर सिक्योरिटी बाय 2030, राइट। 15 बिलियन वाटर सिक्योरिटी फॉर $15 बिलियन या जो भी है वाटर सिक्योरिटी के लिए मोबिलाइज कर रहा है। It will serve as a high-level platform to sustain political and financial momentum for water investment worldwide। तो ये सर्व करेगा एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म के लिए, किस चीज के लिए, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मोमेंटम को, किसके लिए, वाटर इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड में। सो नेक्स्ट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट in Delhi Pollution Control Committee versus Lodhi Property Corporation Limited case overturned Delhi High Court ruling which held that only court could impose environment compensation. It held Pollution Control Board can impose environmental compensation। तो पहले क्या था कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी में हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि कोर्ट सिर्फ इम्पोज कर सकता है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन को, जो इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है उसको कोर्ट इम्पोज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बदला और ये कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इम्पोज कर सकता है कंपनसेशन को, ओके। सो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन क्या है, इज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट विच वर्क ऑन द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ये होता है कि पोल्यूटर है, जो भी पोल्यूटर है उसको पे करना होगा जितना आप इन्वायरमेंट का लॉस कर रहे हो। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की हाईलाइट क्या होता है कि स्टेचुटरी मैंडेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर इन्वायरमेंट कंपनसेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 33A ऑफ वाटर एक्ट 1974, सेक्शन 31A ऑफ एयर एक्ट 1981। तो ये दोनों के सेक्शन 33 एक्ट जो वाटर एक्ट है 1974 में बना है और सेक्शन 31A है जो एयर एक्ट है 1981 है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कैन इम्पोज पेनल्टी कर सकता है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर। ये दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, पेनल्टी करेगा। अगर आप इन्वायरमेंटल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपको जितना आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसका कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, तो ये पेनल्टी इम्पोज करेगा। तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है,
Pollution Control Board can't impose penalty in every contravention under the Act, but only when environmental harm has been caused by ईयरिंग एंटिटी। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा, क्या नहीं इम्पोज कर सकता है पेनल्टी इन एवरी कंट्रावेंशन, सब कंट्रावेंशन में पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, बट ओनली सिर्फ तब कर सकता है जब इन्वायरमेंट हार्म किया जा रहा है, हैज बीन काउज्ड बाय ईयरिंग एंटिटी, ईयरिंग एंटिटी के द्वारा इन्वायरमेंटल हार्म किया जा रहा हो, तभी ये एक्ट को इम्पोज कर सकता है, ठीक है, पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है, सॉरी। So, Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India, Supreme Court held that according to polluter pay principle, responsibility for repaying the damage is that of offending industry. तो इंडियन काउंसिल ऑफ इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डैमेज ऑफेंडिंग इंडस्ट्री जो होता है, जो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, उसको ही रिस्पॉन्सिबल होना होगा रीपेमेंट करने के लिए, मतलब पेमेंट करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए। रिपेयरिंग जो आप डैमेज कर रहे हो, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो हुआ था दिल्ली में, फ्री फ्री रविशंकर का प्रोग्राम हुआ था यमुना के किनारे, ओके, बहुत पहले हुआ था, 5-6 साल पहले। तो जो भी डैमेज किया गया था, तो उसको कहा गया है कि आप ही रिपेयर इसको करो। For appropriate course of action की अगर बात करी जाए, तो board can decide whether a polluting entity needs to be punished by imposition of penalty or if situation demand immediate restoration of environmental damage by the polluter or both। तो appropriate course of action में क्या कहा जा रहा है कि board decide करेगा कि whether a polluting entity need to be punished by imposition of penalty, कि क्या जो पॉल्यूटिंग एंटिटी है उसको पनिश किया जाए पेनल्टी के थ्रू, और इफ सिचुएशन डिमांड इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज बाय द पोल्यूटर और बोथ। तो या तो पनिश किया जाए पेनल्टी के थ्रू, और अगर सिचुएशन ऐसा डेवलप कर दिया है कि इमीडिएट क्या करना है, उसको रिस्टोरेशन करना है इन्वायरमेंटल डैमेज बाय पोल्यूटर, पोल्यूटर को इमीडिएट रिस्टोरेशन करना हो, अगर पेड़ काट दिया हो तो पेड़ लगाना हो, या फिर दोनों काम करना हो, ठीक है। या तो अगर डिस्ट्रॉय कर दी हो तो पेनल्टी देना है, या तो आपको इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन करना है, आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया तो डिफोरेस्टेशन को रिस्टोर करना है आप ही के थ्रू, मतलब इंडस्ट्री के थ्रू। वो ये डिसाइड करेगा बोर्ड, या फिर दोनों काम करना है, तो रिस्टोरेशन भी करना है एंड पेमेंट भी करना है, पेनल्टी भी देना है। So Supreme Court in Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India 1996 also held that liability for environment damage include both a compensatory and remedial aspect। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में ये कहा था कि लाइबिलिटी जो होता है इन्वायरमेंट डैमेज का, उसमें क्या करना है, कॉम्पेंसेशन भी होना चाहिए और रिमेडियल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव और एक्स एंट मेजर क्या होता है, कांट बी टेकन बाय रेगुलेटर। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर बात करी जाए, अभी कितना टॉपिक बचा हुआ या लेस टॉपिक इज देयर, वी विल कंप्लीट इन दिस सेशन ओनली। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्टैट्यूटरी वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्ट के थ्रू बना हुआ है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, और ये 1974 एक्ट के थ्रू बना हुआ है। And it is also entrusted with the power under the Air Prevention Control Pollution Act 1981। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोल की बात करी जाए तो प्रिवेंट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एंड एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी सच मैटर। तो इसको क्या काम है, एयर वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और एडवाइस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी सच मैटर। सो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनता है आल्सो कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेम एक्ट अंडर द सप्लीमेंट ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड to implement environmental law and rule within the jurisdiction of a state। तो स्टेट के जुरिडिक्शन में environmental लॉ एंड रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनता है, और सेम एक्ट के थ्रू बना है।
जो एक्ट के थ्रू फेडरल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है। एंड इसका कार्य क्या है, फेडरल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, फ्रॉम a small village of धारावाड़ डिस्ट्रिक्ट वाज वन ऑफ द विनर ऑफ द इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। अब इसमें क्या है देखिए, अबाउट बीबी फातिमा कोई वुमेन ग्रुप है धारावाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का, तो उसको मिला है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है। अबाउट यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड presented biennially under the Equator Initiative of United Nations Development Program। ओके, यानी कि इक्वेटर इनिशिएटिव किसका है, यूएनडीपी का प्रोग्राम है। इक्वेटर इनिशिएटिव प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिजिनियस पीपल, लोकल पीपल यानी कि इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटी टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट। तो क्या करता है इक्वेटर इनिशिएटिव, करता है अपॉर्चुनिटी देता है इंडिजिनियस पीपल को और लोकल कम्युनिटी को, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, लेयर डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए और लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए। इट आल्सो रिफर्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नोबेल प्राइज के तौर पर ये रिफर किया जाता है। सो अबाउट बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी जाए तो ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑन रेनफेड फार्म, प्रमोट क्लाइमेट resilient farming system, practiced livestock rearing and horticulture and popularized millet। सो ये क्या किया कि मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग को, जहाँ पर पाली कब आती है रेनफेड फार्म के तौर पर, प्रमोट किया है, प्रोमोटेड क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग सिस्टम के तौर पर मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग को इन लोगों ने प्रमोट किया। एंड प्रैक्टिस लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड हॉर्टिकल्चर एंड पॉपुलराइज मिलेट। तो इसके थ्रू उसने प्रैक्टिस किया, लाइव स्टॉक रेयरिंग को भी प्रमोट किया और हॉर्टिकल्चर को एंड पॉपुलराइज मिलेट को भी इन लोगों ने प्रमोट किया है। तो इसके लिए ये ग्रुप होता है जो कि प्रमोट कर रहा है लाइव स्टॉक रेयरिंग को, हॉर्टिकल्चर को और मिलेट बेस्ड इंसेंटिव्स को, मिलेट बेस्ड प्रोग्राम को। मिलेट बेस्ड मतलब मिलेट ज्वार बाजरा रागी वगैरह रेन फेड क्रॉप होता है, जो कम पानी में भी, जहाँ पानी नहीं होती वहां भी डेवलप्ड हो सकता है, वहां मिक्स्ड क्रॉपिंग को ये लोग प्रमोट कर रहा है ताकि क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग हो सके, यानी क्लाइमेट पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, वैसा फार्मिंग हो सके। तो आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 2034 क्या कह रहा है, वह एपीओए फॉर थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री, लैंडलॉक डेवलपमेंट कंट्री यूनाइटेड का तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होता है, ओपन इन अवाजा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में ओपन हुआ है। कॉन्फ्रेंस फेवियर एज ए क्रूशियल प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट ए न्यूली अडॉप्टेड आवाज प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ओके, सो about Awaz program of action adopted by consensus or at the United Nations General Assembly 2024। तो एडप्टेड किया गया था, कॉन्सेशन बना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 में, उसमें ये एडप्ट किया गया था। सो ऑफर ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू टैकल परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय लैंडलॉक डेवलप्ड कंट्री। तो ये फ्रेमवर्क एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है किस चीज को टैकल करने के लिए, परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो डेवलपमेंट में करने में जो चैलेंजेस आ रही है लैंडलॉक कंट्री को, उसको लेकर है। तो की डिलीवरल इंक्लूड क्या है, स्टेबलाइजेशन रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च हब टू स्ट्रेंथ फूड सिक्योरिटी, एक रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च हब का स्टेबलाइज करो फूड सिक्योरिटी को लेकर। लॉन्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी को लॉन्च करा जाए टू मोबिलाइज क्रिटिकल फंडिंग को मोबिलाइज करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एफ ट्रिपल सी नेगोशिएशन बॉडी टू एडवांस ट्रेड एंड क्लाइमेट रिजिलियंस ईटीसी। तो क्या करो, यूनाइटेड नेशन एफ ट्रिपल सी नेगोशिएशन बॉडी को डेवलप करना है, किस चीज के लिए, एडवांस ट्रेड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर expansion of area। National board of wildlife led
by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change approved the West Bengal government proposal to increase the area of Sundarban Tiger Reserve। तो क्या होता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ लिमिटेड है जो कि यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ने अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि वेस्ट बंगाल टाइगर रिजर्व का टेरिटरी को बढ़ाया जाए। नाउ एसटीआर इज ए जस्ट बिहाइंड आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर सेरिसेलम टाइगर रिजर्व इन साइज एंड एलिवेट इट to the from the seventh to the second largest tiger reserve within the India 58 टाइगर रिजर्व। तो 58 भारत में टाइगर रिजर्व है, जिसमें नागार्जुन सागर सरिसेलम टाइगर रिजर्व है, पहला है। अब जो है सो इसका टेरिटरी जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व का टेरिटरी बढ़ने के कारण ये दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा बाय एरिया। प्रोसीजर टू डिक्लेयर और अल्टर टाइगर रिजर्व, क्या प्रोसीजर क्या होता है? टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होती है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38B ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए के एडवाइस पर सेक्शन 38B जो होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो होता है टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द नोटिफिकेशन, क्या क्या स्टेप होता है? प्रपोजल जो ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट, स्टेट से प्रपोजल ऑब्टेन किया जाता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी soliciting detailed proposal under the section 38B of the wildlife protection act 1972। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या क्या किया जा रहा है? कम्युनिकेटेड किया जाता है किसके थ्रू? फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड फिटिंग डिटेल प्रपोजल अंडर द सेक्शन 38B जो है उसके अकॉर्डिंग में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिकमेंड द प्रपोजल टू द स्टेट आफ्टर ड्यू डिलिगेंस। ओके, रिकमेंड करता है प्रपोजल टू द स्टेट आफ्टर ड्यू डिलिगेंस करने के बाद जो रिकमेंड करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड द एरिया एज ए टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कौन नोटिफाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फॉर प्रोसेस फॉर अल्टरेशन एज पर द सेक्शन 38W1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दो अल्टरेशन इन द बाउंड्री ऑफ द टाइगर रिजर्व shall be made except on the recommendation of Tiger Conservation Authority and approval of National Board for Wildlife। तो क्या होता है? तो डिक्लेयर स्टेट तो कर देगा नेशनल टाइगर रिजर्व है, लेकिन उसका कोई भी टेरिटरी पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू और अप्रूवल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के थ्रू। बिना अप्रूवल का नहीं कोई भी टेरिटरी को डिस्प्यूट बदला जाएगा। सच प्रो सच प्रपोजल आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेट भी ये प्रपोजल ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। एंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जाए तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पर है। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट विथ बांग्लादेश हाउसिंग ए सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन, ऐसा है कि ये सिर्फ ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि टाइगर पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहा है। बॉर्डर बांग्लादेश में है, बंगाल में है, रिवर बाल्टा वेस्ट में है एंड रिवर बेदिया एंड गोमती नॉर्थ वेस्ट में है। रिकॉग्नाइजेशन की बात करी जाए तो नेशनल पार्क एरिया इज नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड पार्ट ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, सो नेक्स्ट है मातृ वन इनिशिएटिव। मातृ वन इनिशिएटिव हो गया आपका, लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में टू डेवलप 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट इन अरावली हिल। अरावली हिल पे 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए मातृ वन इनिशिएटिव गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है कैंपेन, उसका पार्ट है। इट एम टू इनहेंस इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ एंड फोस्टर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये क्या कर रहा है? इनहेंस करना है इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन को और फोस्टर कम्युनिटी पास्टर पार्टिसिपेशन को फोस्टर करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए और इकोलॉजिकल को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए ये एम रखा है, ये टारगेट है इसका। इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन भी करना है, संरक्षण करना है
इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एंड फोस्टर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो अधिक से अधिक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए ये सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पर मार्क किया जाएगा। ओके, फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कंपोनेंट इंक्लूड क्या है? रिमूवल ऑफ इन्वेंसिव स्पीशीज, जो इन्वेंसिव स्पीशीज है जैसे लंताना कैमरा, उसको हटाना है। एंड प्लांटेशन ऑफ नेटिव ट्री, जो वहाँ का नेटिव ट्री उसको लगाना है। रिस्टोरिंग अरावली स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, जो अरावली स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है उसको रिस्टोर करना है। चाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या करता है? माउंट लिवर क्या है? कंपोज ऑफ टू एडजेसेंट स्ट्रेटोवोल्केनो इन इंडोनेशिया। स्ट्रेटोवोल्केनो, दो एडजेसेंट स्ट्रेटोवोल्केनो है इंडिया इंडोनेशिया में। माउंट लिवोटोवी हो गया। माउंट किलाउ क्या हो गया? इरफन हैज बीन occurring in the Halemau Halemamau crater, which is part of Hawaii volcano in national park. Hawaii is only US state completely made up of Iceland. तो हवाई यूएस स्टेट में आता है और माउंट किलाउ वहां पर है। फॉर डार्क पासेज के बारे में अगर बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ 7.5 अर्थक्वेक हैज स्टक डार्क पासेज नियर अर्जेंटीना एंड चिली। तो 7.5 अर्थ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्या हुआ है? स्ट्रक किया गया है डार्क पासेज में। कहाँ? अर्जेंटीना और चिली के बीच में। फॉर अबाउट डार्क पासेज क्या होता है? लोकेशन बिटवीन कैप्सोन। कैप्सोन कहाँ है? साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द साउथ सेल सेटल आइसलैंड नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक पेनिसुला। ओके, नेम, अगर नेम की बात की जाए, नेम्ड आफ्टर श्री फ्रांसिस डार्क, द फेमस इंग्लिश नेविगेटर एंड फर्कम नेविगेटर। ओके, ओशियन करंट की बात करी जाए तो मेजर वाटर मेजोरिटी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉर्म पार्ट ऑफ अंटार्कटिका फर्कम पोलर करंट, द मोस्ट वोल्केनिक करंट। हिस्टोरिक ट्रेड रूट की बात करी जाए तो की पासेज ऑफ द ट्रेड बिफोर द पनामा कैनाल इज ओपन इन 1914 में ओपन किया गया था। फेलिंग चैलेंजेस की बात करी जाए तो नो फॉर द स्टॉर्म सी एंड आईसी कंडीशन मेकिंग कैप हॉर्न राउंडिंग ए सीवियर टेस्ट फॉर शिप। तो इसका स्टॉर्मी सीज एंड आईसी कंडीशन है जो कैप हॉर्न को क्या बना रहा है? मेकिंग कैप हॉर्न राउंडिंग ए सीवियर टेस्ट फॉर शिप। तो ये था आजकल का, आज तक का इन्वायरमेंट, मतलब ये इस मंथ का इन्वायरमेंट का था। एंड नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी का रहेगा अगस्त मंथ का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, जय हिंद, सभी को धन्यवाद।